वोटिंग हुआ सर अभी? हाँ जी, बिल्कुल मैंने वोट करा है। अब मुद्दा क्या रहा इस बार? देखिए, मुद्दा दिल्ली के अंदर मुद्दा बहुत लोगों को ये समझना पड़ेगा। जो दिल्ली हमने देखी है, जो बदलाव हमने देखा है, उसके हिसाब से आप देखिए दिल्ली को जो 10 साल में नुकसान हुआ है, मैं मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ नुकसान क्या हुआ है। 31 साल बाद फिस्कल डेफिसिट हुआ है। जो दिल्ली सरप्लस में रहा करती थी, वो फिस्कल डेफिसिट में चली गई। मतलब कर्ज में जा रही है, डूब रही है। आप दिल्ली जल बोर्ड 80,000 करोड़ कर्ज में है, डूब रहा है। डीटीसी 80,000 करोड़ कर्ज में डूब रही है। आरटीआई के डेटा है, उनकी गवर्नमेंट ने उनके डिपार्टमेंट नहीं दिया है। 30,000 से ज्यादा पद खाली हैं दिल्ली स्कूल्स में। डीएसएसबी की जो उनकी दिल्ली बोर्ड है, जो रिक्रूटमेंट करता है गवर्नमेंट का, वो आप देखिए बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। आप देख लीजिए कितना रिक्रूटमेंट हुआ, रिकॉर्ड आरटीआई लगाइए, आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद। पानी की स्थिति क्या है, यमुना साफ होने की स्थिति क्या है, आप सब अच्छे से जानते हैं। इतना गंदा पानी आता है, यमुना की गंदगी बराबर है और ज्यादा हो गई है। कूड़ेदान की आपको याद होगा, गौतम गंभीर जी ने प्रॉमिस किया था जब मैं जीतूंगा तो कूड़ेदान पे काम करूंगा। आपको शायद पता होगा, अपने फंड से, अपने एनजीओ के फंड से, अपनी उन्होंने एक बार भी सैलरी नहीं ली। जब तक वो जो उनका रेम्यूनरेशन होता था, एक बार भी नहीं लिया। 100 मशीनें लगा के 45 फुट गौतम गंभीर जी ने अपनी फाउंडेशन के थ्रू उसको कम करवाया कूड़े को। इनका कोई योगदान नहीं था। आप आरटीआई से लगा लीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, कोई इनका योगदान नहीं रहा उसमें। इस तरह का काम हमारे यहाँ पर जो करा वो बीजेपी नहीं करा। इसीलिए आज जो बीजेपी के कैंडिडेट है, जीतने से पहले, वो निगम पार्षद बनने से पहले भी जनता के बीच रहते थे। निगम पार्षद बनने के बाद जनता के बीच टाइमिंग और बढ़ गया। सुबह 7 से रात को 10-11 बजे तक आपको जनता के बीच ही मिलेंगे हमेशा। ये बदलाव लोग चाहते हैं। यहाँ के दिल्ली के लोग बदलाव इसलिए चाहते हैं कि आप फ्री की बातें करते हैं। फ्री तो देखिए और जगह भी चल रहा है, बहुत स्टेट में चल रहा है, पर वहां इतना ज्यादा डुबा नहीं दिया जा रहा है कि आपके पास पैसा ही नहीं है बस खरीदने के लिए। इलेक्ट्रिक बसें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, मंडपम वो बना रही है, टनल वो बना रही है। आपके मैं वकील हूं, आप दिल्ली गवर्नमेंट के वकीलों के पैसे जो पे कर रही है, आप पूछेगा वकीलों से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप करिए, इनकी बस की नहीं है। रैपिड रेल 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1,000 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को देना था, 200 करोड़ रुपए दिए, किसी तरह हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप हाथ क्यों खड़े कर रहे हो, ये तो इतनी अच्छी स्कीम है, आपको मात्र 1,000 करोड़ रुपए देना है। इन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। इन्होंने कहा आप एफिडेविट फाइल कीजिए कि आपने पिछले 3 साल में कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है। तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो, जनता के लिए नहीं कर सकते। आपको पैसा देना होगा ना, हम अटैच करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज। तो किसी तरह रो पीट के पैसा दे रहे हैं। मात्र 1,000 करोड़ रुपए देना है 30,000 करोड़ में से, जिनमें से 29,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो दिल्ली के अंदर एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे, ये हाईवे, ये सब तो टनल बनाए, जो वहां पर मंडपम बनाए, वहां टनल जो बनाए, सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। फिर इनका योगदान कहाँ है? योगदान दिख कहाँ रहा है? केजरीवाल जी ने, आपने देखा होगा, बार बार कहते रहे हैं कि भाई हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। कह रहे हैं केंद्र के इशारे पर जो एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करती हैं आम आदमी पार्टी पे, तो कैसे काम? अगर ये फ्री कर रहे हैं तो तब करने दे रहे हैं। मतलब जहां पर एक अपोजिशन पार्टी के लिए नुकसान है, वहां पर वो अलाउ कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करो कि हमें नुकसान हो। और जहां पर इनको जनता के लिए कुछ करना है, वहां ये कहते हैं कि हम जहां ये कर नहीं पा रहे हैं वहां वो रोक रहे हैं। मतलब जहां पर आपको नुकसान करना है अपोजिशन का, अपोजिशन कह रही है हाँ आप अच्छा काम करो, हमें नुकसान पहुंचाओ। ऐसा हो सकता है? राजनीति में ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप मेरे खिलाफ, मैं भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ एसीबी में कंप्लेन करें कि मुझे पुलिस उठा के डाल देगी जेल में। देखिए, मैं एडवोकेट एक बात बताना चाहता हूँ, अरेस्ट करना पुलिस का प्रोगेटिव होता है। पुलिस को लगता है तो अरेस्ट करता है। पुलिस कब अरेस्ट करती है? जब उन्हें लगता है कि कहीं कुछ सीरियस मामला है तो वो कॉग्निजेंस में लेके अरेस्ट करती है। कोर्ट फिर देखता है, अगर प्राइमा फेसाई है कि आपको कुछ दिन कस्टडी में रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बनता है, कस्टडी में रहकर बनता है, बिकॉज आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो कोर्ट कहता है नहीं आप कुछ दिन गुजारिए जेल में। और ये तीनों नेताओं के साथ हुआ। और मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो बहुत सीरियस टिप्पणी भी की गई है कि फिशी है इसमें। तो कहीं भी ये कोर्ट कह रहा है, ये गवर्नमेंट थोड़ी चला रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है तो बहुत सी चीजें कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कही है, तो वो भी कभी ना कहते। तो सेम कोर्ट है, जो कोर्ट हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, कभी किसी के गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं लेता है, क्योंकि ये तो सब देख रहे हैं, जनता देख रही है। पड़पड़गंज जो है, मनीष सिसोदिया जी एक शिक्षक के तौर पर प्रेजेंट किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, फिर ओझा जी को लाया गया। केजरीवाल कहते हैं कि जो है एक शिक्षक के सीट पर शिक्षक को उतारा गया कि जिससे और बेटर हो पाए। देखिए, ये ओझा जी को मैं कहूंगा उन्होंने गलती कर दी कि इनके शिक्षक जो पहले आंदोलन में शिक्षक थे, बाद में भ्रष्टाचारी हो गए। शिक्षा को भी बेचा, शराबी भी बेची, दारू भी बेची। ओझा जी से एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट वो ये ना करें, हारने के बाद खासकर ये बिल्कुल ना करें, और जीतने जाए तो ये बिल्कुल ना करें। एक बात कही जा रही है, मैं जनरल में किसी को सपोर्ट करके नहीं बोल रहा हूँ फिलहाल। वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्रांतिकारी काम किया, तो मुंह छुपा के क्यों भागना पड़ा? सिर्फ इस तरह जवाब केजरीवाल दे दे, मुंह छुपा के क्यों भागना पड़ा? और जाके जंगपुरा जगह पे जाके उनको, जो प्रवीण देशमुख जो वहां पर एक काम कर रहे थे, उनको हटा के उनको वहां बैठाया गया, और वहां पर जाके बोल रहे नहीं इनको जिताइए, कि यहाँ पर भी और शराब के ठेके खोलने तो इनको और जिताइए, और थोड़ा करप्शन करना है तो और जिताइए। तो किस तरह का डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आया मुझे।
जैसे केजरीवाल जी ने कई बार कहा था कि अगर हम नहीं यमुना नहीं साफ कर पाएंगे या जो व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है उसको नहीं कर पाएंगे तो अगले 25 मतलब दो हाँ 5 साल बाद मुझे वोट मत करना। लेकिन इस बार फिर से जो है केजरीवाल जी ने कहा कि जैसे जो काम हम करना चाहते थे बीजेपी वालों के हस्तक्षेप की वजह से जो काम में महीने भर लगना था 2 लगा, जो साल भर में होना था वो 2 साल लगा, जो 2 साल में होना था 4 साल लगा, हम वो काम कर नहीं पाए, इसलिए मुझे 5 साल और दीजिए ताकि जो हमारा पेंडिंग काम है वो हो जाए। दिल्ली की जनता इन्होंने इमीडिएटली सब कुछ चीजें को फ्री करना था, फ्री किया। जैसा रिक्रूटमेंट करना था वो फ्री किया, चेंजेस करे रूल्स में और शराब के ठेके दिए, वहां कहीं भी रोका नहीं इनको। ये जो भी काम कर रहे हैं इनको फटाफट इमीडिएटली परमिशन मिल रही है। तो परमिशन कहाँ से मिल रही है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ये पूरी तरह से डिसीजन ले सकते हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये डिसीजन किस तरह से ले रहे हैं ये आप देखिए। इनके डिसीजन लेने का तरीका आप देखिए। स्कूल की बदतर हालत है, हॉस्पिटल्स की बदतर। आपने कहा स्वास्थ्य में इन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया। कोरोना काल में मात्र 15 दिनों में हाथ खड़े करे थे, आपको याद होगा, मात्र 15 दिनों में हाथ खड़े करे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और उन्होंने संभाला। ये स्वास्थ्य था, ये पानी की सुविधा है, ये स्कूल की सुविधा है, जहां पर आप देखिए आधे कितने बच्चे तो पढ़ नहीं है। रिजल्ट का हाल क्या है? आपको जो ट्यूशन पढ़ाते हैं यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्कूलों में जो टीचर्स, उनसे जरा बात कीजिए किस तरह की यहाँ पढ़ाई करती है, किस तरह का यहाँ पर मैनिपुलेशन काम कराया जाता है। फोकस पढ़ाई पे कम होता है कि कानाफूसी में ज्यादा रहता है। इस वजह से रिजल्ट भी आप देख रहे हो ड्रॉप आउट हुआ है। ये तो रिकॉर्ड में, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में कि किस तरह से रिजल्ट ड्रॉप आउट हुआ है। तो किस तरह का डेवलपमेंट है ये बात करेंगे। क्या नाम है सर? मैं सुधीर झा। मतदान हो गया? हाँ, हो गया, मतदान हो गया। मुद्दा क्या रहा इस बार का? किस देखिए, मुद्दा यही है जो 11 साल 12 साल पहले एक सिंपल सा चप्पल पहने हुए और कहीं बिजली खंबे पे चढ़ जाते थे कुछ सिंपल सा आदमी, उनके के झांसे में पड़ के दिल्ली की भोली वाली जनता, मतलब उनके झांसे में पड़ के एक आम आदमी का सरकार बना। और 11 साल में जो दिल्ली का उन्होंने ऐसा बुरा हाल किया, तो मैं यही कहूँगा लोगों से जो इस बार 11 साल जो दिल्ली को कर दिया है बर्बाद, अब नहीं चाहिए केजरीवाल। वो भाजपा को वोट करे और डबल इंजन का सरकार बनाए। जैसे देश में मोदी जी यानी पूरे विदेशों तक भी बड़ी स्तर से बढ़िया काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी वैसे ही हमारे डबल इंजन का सरकार रहे और बहुत अच्छा काम हो। बीजेपी तो अमीरों की पार्टी है, आम आदमी और केजरीवाल जी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के मसीहा है। अगर बीजेपी आएगी तो जो है जो झुग्गी झोपड़ी है इन सब चीजों को हटा देगी, इनको रोड पे ला देगी। आपने पिछले 5 साल में भी देखा था कितने गरीबों को जहां झुग्गी वहीं मकान के नारे में कितने यानी लगभग 1700 कुछ फ्लैट मिले थे, इस बार भी मिले हैं। तो हमारा यानी भाजपा सरकार जहां झुग्गी वहां मकान पे और आगे चलते रहेंगे। ये तो जहां झुग्गी वही मकान मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी का, ये जो जहां झुग्गी है वहां हटा दो। बीजेपी क्या नाम है अंकल? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं यही मंडाली में रहता हूँ। मतदान हो गया आपका? हाँ जी। क्या मुद्दा क्या रहा इस बार का? किस मुद्दे पर वोट किया? मुद्दा दिया है कि यहाँ के विकास के लिए जरूरी है, विकास यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी लॉलीपॉप देते रहे लोगों पब्लिक को कि भैया ये कर रहे हैं। यहाँ ना कहीं यहाँ रोड वोड जो भी है ये हमारे रवि नेगी जी ने बहुत अच्छा तरह किया। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 साढ़े 11 बजे तक लगे रहते जनता के बीच में और बहुत अच्छा काम किया बीजेपी रवि नेगी जी ने। और मैं यही चाहूंगा कि आगे ये बीजेपी की सरकार आए, आगे बीजेपी की सरकार आए। क्या नाम है अंकल जी? हमारा नाम भारत भूषण दिनकर है। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, सीनियर मेडिएटर, सीनियर आर्बिट्रेटर भी हूँ। मतदान हो गया? हाँ, मुद्दा क्या रहा इस बार का? किस मुद्दे पे मतदान? मतदान डेवलपमेंट पे है, जो जनता का डेवलपमेंट किसने किया है और कौन करेगा, वोट इसी पे पड़ रही है। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, कामों की बात की जाए तो केजरीवाल जी अपने 10 साल के कामों को गिना रहे हैं, कहने हम काम के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं और बीजेपी वाले गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा कुछ आरोप है आम आदमी पार्टी का। क्या लगता है कि केजरीवाल जी ने 10 साल या 11 सालों में कुछ काम किया? 10 साल में काम उन्होंने नहीं किया कुछ। जो भी जो है ना, जैसे उन्होंने काम किया, कहते हैं बिजली मैंने फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, बस में लेडीज का फ्री कर दिया। लेकिन दिल्ली का जो बजट है वो घाटे का आ रहा है। अगर आप डेवलपमेंट अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए वो प्रॉफिट में अगर दिखाते बजट तब डेवलपमेंट होता ना। आप अगर घाटा करके आप मान लीजिए गेहूं ना खरीद के आप चावल खरीद लिया, कहीं मैंने चावल खरीदा उससे महंगा चीज खरीद लिया है, तो डेवलपमेंट इसको मान सकते हैं आप? नहीं मानेंगे ना। उन्होंने काम कुछ नहीं किया। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, एम्स बनाए, समझे, जितने ओवर ब्रिज सब बनाया सब कांग्रेस ने बनवाया ना। और जो भी जनता भी ट्रस्ट की।
बीजेपी की सरकार थी वाजपेयी जी की 93 में, यहाँ भी दिल्ली में भी सरकार थी बीजेपी की। 3 मुख्यमंत्री चेंज किया। जब चुनाव हुआ वाजपेयी जी ने भी कहा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आज तक नहीं आ पाए और उनकी सरकार केंद्र से भी गई, अब विधानसभा से भी गई। वैसे ही मोदी जी कहते हैं विकास करेंगे। भारत के अधिसंख्यक राज्यों में बीजेपी की कॉलिशन गवर्नमेंट है, बीजेपी की कॉलिशन गवर्नमेंट है। वहाँ क्या वो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं? आप तो प्रेस वाले नहीं दे रहे ना। हर जगह वादा करते हैं 500 में सिलेंडर देंगे, 1200-1300 का सिलेंडर आ रहा है। देहाती क्षेत्र में और ज्यादा, शहरी क्षेत्र में दिल्ली ऐसे शहर में 803 रुपए में आ रहा है। आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। कांग्रेस की डेवलपमेंट किया है, जनता ट्रस्ट कर रही है। हाँ, बीच में कुछ खामियां हुई जो मैंने प्रादेशिक पार्टी से सांठगांठ किया, वहाँ कैंडिडेट नहीं, तो कांग्रेस वाले जाएंगे कहाँ? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर तो विपक्ष हमेशा मुद्दा जो है ये क्या कहते हैं, बीजेपी वाले हमेशा मुद्दा बनाते रहे कि ये लोकसभा में गठबंधन किए थे और जो है आम आदमी पार्टी ने इन्हें विधानसभा में दिल्ली में सीटें नहीं दिया। देखिए, गठबंधन तो कांग्रेस बीजेपी वाले गठबंधन नहीं किया है। बिहार में गठबंधन किया, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में गठबंधन किया कि नहीं किया? तो ये तो राजनीतिक दल अपना जो हानि लाभ सोचते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। तो हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस जो है बढ़त बना पाएगी, रिवाइव कर रही है। यहाँ से तो कांग्रेस पार्टी ही जीत रही है और पूरे दिल्ली में भी डेवलपमेंट माने उसका लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में सरकार बनी है, कर्नाटक में सरकार बनी है, वहाँ पे 500 का सिलेंडर मिल रहा है ना। और दूसरी बात ये है जो स्टेट गवर्नमेंट का कहा था पेंशन रिवाइव करेंगे, पेंशन मिल रहा है। सब जगह स्टेट गवर्नमेंट की सरकार पेंशन देना बंद कर दी, पेंशन वहाँ मिल रहा है ना। और जो भी कहा वहाँ पे डेवलपमेंट दिखा रहा है, तो वहाँ किया है, यहाँ भी कर सकती है और करेगी। इसलिए जनता जो है ना उसके साथ है। बीजेपी वाले खाली झूठ बोलते हैं, मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। केजरीवाल भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी भी कहती है कि कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है। बीजेपी वाले भी कहते हैं कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई। नहीं, आम आदमी पार्टी तो पीछे चल रही है, बीजेपी तो कहीं नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। कांग्रेस अपर आ रही है और आम आदमी पार्टी। पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं या पूरी दिल्ली की? पूरी दिल्ली में आप देखेंगे जो कांग्रेस की इस बार जो है सीट बढ़ेगी। अभी तो एक सीट नहीं है विधानसभा में, नहीं है ना एक सीट, अभी बढ़ेगी। अंकल जी का कहना है कि कांग्रेस इस बार जो है दिल्ली में सीटें बढ़ा रही है और प्रदेश में सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये नहीं बता सकते, वो तो रिजल्ट बताएगा कितनी सीटें आ रही है। ऐसा स्पष्ट रूप से किसी की सरकार नहीं बन रही है। क्या जनता है कि बढ़त बनाएगी कांग्रेस? सर देखिए, कांग्रेस का ये कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटर सेम है। जो वोटर शिफ्ट हुए थे कांग्रेस के आम आदमी पार्टी में, जिसकी वजह से 0 सीट कांग्रेस लाई थी, यकीनन कुछ वोटर्स वापस कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, जिसका फायदा पूरी तरह से बीजेपी को मिलने वाला है। ये बात बिल्कुल, इवन इस सीट में भी आप देखिएगा पूरी तरह से फायदा बीजेपी को मिलेगा। और कुछ बात मैं और कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो आगे कैंडिडेट बीजेपी के, उनका मैं वकील भी हूँ, उनका एफिडेविट भी मैंने ही बनाया, नॉमिनेशन भी मैंने ही करा है। आप ईमानदारी डॉक्यूमेंट्स पे दिखती है, हर जगह दिखती है। मैं ये बात अपने खुद में इसका वॉच करता हूँ और इसका जिम्मा लेता हूँ। यहाँ के जो मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने कहा 1.5 करोड़ रुपए लगे, उनकी बेटी पढ़ रही है कनाडा में। उन्होंने कहा मुझे कार्यकर्ताओं ने डोनेशन दिया। मुझे याद आ गया वो हमारे जो बसपा की नेता हैं हमारी मायावती जी, उनका इतना बड़ा घर ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, इतनी प्रॉपर्टियां उनकी हैं। उनसे जब बोला गया कि इतना पैसा मैडम कहाँ से आया, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे डोनेशन दिया। तो उनको डोनेशन 50 करोड़ 100 करोड़ दिया, उन्होंने इतने बड़े बड़े बंगले बनाए। अब शुरुआत ये भी उसी जर्नी में है कि इनको 2-2 करोड़ रुपए इनके कार्यकर्ता देते हैं कि आपकी बेटी लंदन जाके पढ़े, और यहाँ पर स्कूलों का हाल और क्या हाल हो रखा है वो आप देखिए। तो देखिए, ऑलमोस्ट एक तरह की शैली है करप्शन करने की, और उसके बाद उसको डिफेंस करने की शैली सेम है। तो अब किन पार्टियों को हम कैसे देखें? पार्टी आम कांग्रेस और जो आपकी आप पार्टी, ये तो कोalition में है। ये तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। जैसे कुछ सीटें कम होगी, इनकी कुछ सीटें कांग्रेस की बढ़ेगी, कोalition में दोबारा गवर्नमेंट बना लेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मोदी को हटाना चाहते हैं और बीजेपी को नहीं लाना चाहते। तो उनका एम तो साफ है। इसी वजह से थोड़ा सा जोर इस बार कांग्रेस ने दिया है। उन्हें पता था कुछ वोट आपका नाराज वोट हम पे आ जाए, रादर देन की शिफ्ट हो जाए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन फिर भी उसका फायदा, क्योंकि ज्यादातर जनता फेवर में भाजपा है, तो मुझे लग रहा है भाजपा को वोट ज्यादा जाएगा। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की तरफ मतदाता जाएंगे तो उसका तो फायदा बीजेपी को होगा। वो ऐसा है, देखिए वो तो वोट जो है सो बटेगी। ये दोनों कॉलेजों में पहले भी रही, जैसे आपने भी बताया, तो उसका वोट बटेगा, उसका फायदा उससे पहुंचा। लेकिन जनता ये देख रही है, जो न्यूट्रल जनता है वो देख रही है जीत कौन रही है, उसको दे रही है। अगर कांग्रेस वाले जीत रहे हैं तो आम आदमी पार्टी वाले भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आम आदमी जीत रही है उसके नजर में,
तो आम आदमी को वोट दे रहा है, जनरल पब्लिक। पार्टी तो पार्टी वाले तो पार्टी को वोट देंगे, तो हमेशा देते रहे। नहीं, लेकिन इसका जो है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उसका कंडक्ट सही नहीं है। आपको बताया भी होगा लोगों ने, जो डेयरी वाले, ये निगम पार्षद है अभी, और रैली वाले से उससे पैसे जबरदस्ती वसूल कर रहा है। उसने जो कहा जब ठेका बंद कर देंगे, ठेका बंद नहीं कराया है। जवाब देना चाहूंगा, मैं इसके बारे में जवाब ये देना चाहूंगा, मैं वकील भी हूं उनका। जो रेडी वालों को उन्होंने बोला है, उन्होंने किसी से पैसे लिए, ये तो कहीं भी नहीं हुआ है, ना कहीं रिकॉर्ड हुआ है। उन्होंने जो नाम लिखने के लिए बोला गया है, अगर आप दिल्ली का शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट देखेंगे और रजिस्ट्रेशन एक्ट देखेंगे, हर एक दुकानदार को अपना नाम, अपना इन्फॉर्मेशन उसमें लिखनी होती है। उनकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी के रिगार्डिंग थी कि सबको ये लिखना जरूरी है। पर क्या हुआ, कट पेस्ट करके कुछ चीजें दिखाई कि मुस्लिम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उन्होंने ये बात सबको बोली। और ये डिफेंस में हमने, जब उनके खिलाफ कंप्लेन भी की गई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जो एक अलग उसकी समुदाय की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने बकायदा कंप्लेन करी, उसमें डिफेंस भी लिखा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका कोई आधार ही नहीं है। दूसरी बात, पैसे लेते हुए, ये बिल्कुल झूठ है। पैसे लेते हुए कौन पकड़ा गया था? पुराना निगम पार्षद, रेड हैंडेड पकड़ी गई थी। वो किसकी थी? आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद। वो आप देख रहे हैं, रेड हैंडेड पकड़ी गई थी। वो पैसा क्या मनीष सिसोदिया पे नहीं पहुंचता था? ये तो सब जानते हैं। अगर आप कहते हैं कि रवि भाई कहीं पैसा देते हुए पकड़े गए हैं या वो पकड़ा दिया गया, तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते? आपकी सरकार है, आपकी भी पावर, दिल्ली में तो आप ही लोगों की सरकार है, तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? तो ये पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद है। वो इंसान सुबह 7 से लेकर रात तक उन्होंने ऐसे, ठीक, यहाँ जो है, दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बीजेपी के। उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन करके आप देख लीजिए, कोई कंप्लेन सुनेगा नहीं। यही आरोप तो बार बार केजरीवाल भी लगाते हैं। आपको बताता हूँ, कहते हैं दिल्ली जो है, दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ। देखिए, केजरीवाल तो दिल्ली पुलिस 80,000 से संख्या दिल्ली पुलिस की है। अगर उनकी सिर्फ सैलरी बांटने चले जाएंगे ना, तो दिल्ली का खजाना आधा खजाना खत्म हो जाएगा। तो आप ये सोचिए, दिल्ली बच रही है, जो चल रही है, और पूरी दुनिया में जो सेंटर होता है, जो आपकी कैपिटल होती है, वो हमेशा सेंटर के अधीन रहती है। जो कभी भी पूरी तरह से, दुनिया में ये चीज है, सेंटर खुद ही किराएदार नहीं रह सकती। सेंटर जहां से रूल करती है, हमेशा सेंटर के ही अधीन वो स्टेट रहता है, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी सेंटर के अधीन रहती है। उनको ये देखना पड़ता है, काफी चीजों की जिम्मेदारी सेंटर के पे रहती है, क्योंकि जो वर्ल्ड जो फॉरम में उनकी जो डिप्लोमेसी चलती है और जो पॉलिटिकल जो उनके कम्युनिकेशंस रहते हैं, वो थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक केंद्र उनका होता है, तो जहां उनका केंद्र होता है, वो वहां पर खुद किराएदार की तरह नहीं रह सकते। इसलिए कभी भी कैपिटल पूरी तरह से स्टेट नहीं होता, दुनिया भर में चलन है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के निगम पार्षद, कोई पुलिस उनके अंदर तो नहीं आती, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग पूरी मिल जाएगी उनके लाइव शो में। यहाँ से नशेड़ी, गंजेड़ी सबको पकड़ पकड़ के उन्होंने जेल में डाला। ये बात बिल्कुल सही है। ये पुलिस एक्शन, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। वो उन्होंने ऐसे निगम पार्षद निभाया, उन पर अटैक हुए, उनके ऑफिस में अटैक हुए, उनके घर पे अटैक हुआ, उनको फिर पुलिस ने एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। ये तो जग जाहिर है, ये तो रिकॉर्ड में है। जैसे आपने आरोप लगाया अंकल जी, तो न्यायपालिका पे तो भरोसा सब करता है, न्यायपालिका का सहयोग करना लेना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। वही ना, उसका सहयोग लेना चाहिए। वो तो बाइंडिंग है, कोर्ट जो कहेगी वो तो बाइंडिंग है, हर किसी को मानना पड़ेगा। लेकिन कानून व्यवस्था आप देखिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है कि नहीं? महिलाओं के साथ आप देख लीजिए, मर्डर सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा रेप हो रहा है, छेड़छाड़ की घटनाएं ज्यादा हो रही है कि नहीं? कंपेरेटिवली होम मिनिस्ट्री का ही आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पार्लियामेंट में जो होम मिनिस्टर ने सबमिट किया, उसमें दिल्ली नंबर 1 पे है। तो आपका कानून व्यवस्था भी आप संभाल नहीं पा रहे हैं अपने केंद्र का, है? दिल्ली राजधानी है, आपके अंदर में पुलिस है, तो बिहार, तो दिल्ली को कैसे आप संभालेंगे? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब केजरीवाल जी यहाँ कंटेस्ट कर रहे थे सबसे बिगिनिंग में, उन्होंने शीला दीक्षित को कहा कि ये नहीं कर पा रही है, ये सुरक्षा नहीं दे पा रही महिलाओं को, रेप कैपिटल बन गया है, हम आएंगे तो हम इसको रेप कैपिटल नहीं बनने देंगे, हम सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, हम मार्शल्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ये उन्होंने कहा। केजरीवाल जी तो पढ़े लिखे, क्या उन्हें नहीं पता था ये केंद्र शासित राज्य है, ये केंद्र शासित है, यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस उनकी बिल्कुल भी उनके कंट्रोल में नहीं है। जहां पर है आम आदमी पार्टी के कंट्रोल, आप देखिए पंजाब में क्या हाल है, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, आपको लाइव दिख जाएंगे वीडियोस कि वहां पर किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। और आप यूपी देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, कानून का डर क्या होता है। आप यूपी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, माफियाओं का गढ़ रहा करता था। आप देख लीजिए कानून क्या होता है, वो योगी जी से बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। तो जहां डबल इंजन की सरकार होगी, वहां यकीनन जिम्मेदारी उन्हीं की होगी जो सत्ता में है। यहाँ जिम्मेदारी नो डाउट पुलिस उनके कंट्रोल में है, और पुलिस पे एक्शन भी लिया जाता है, पुलिस भी एक्शन लेती है। लेकिन देखिए, इस पे पूरी तरह से कंट्रोल आना जरूरी है। और क्या किया जा सकता है?
वो पुलिस वो मार्शल्स कहाँ गए जो बसों में होने थे? जहाँ अंधेरी जगहों पे लाइटें लगवाना, जो वहां पर पुलिस का गश्त लगाना, या अपने जो आपके इनके जो सिविल डिफेंस के लोग थे कहाँ गए? वो सिविल डिफेंस के लोग जो इनके कार्यकर्ता होते थे, जिनको पे करते थे, कहाँ गए? तो इन्होंने तो पूरी तरह से सिर्फ चीजें घुमाई हैं, करा क्या है वो आज तक समझ में नहीं आया। अब मध्य प्रदेश की घटना ले लीजिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है अभी। बिहार में आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, यूपी में तो एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने रोका, केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, पहले मकान तोड़ दिया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना कोई इंक्वायरी हुई। अगर कोई हिंदू नेता कोई अपराधी है, उस पर अगर बुलडोजर आप चला दे तब ना आपको सुप्रीम कोर्ट लास्ट में क्या कहा, बुलडोजर व्यवस्था नहीं चलेगी, फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? आप फैसला खुद कर लें, गलती क्या है, आप सजा देने के आप अधिकारी नहीं है, उसके लिए कोर्ट को है, कोर्ट बना रखा है। तो आप लॉ एंड ऑर्डर आप करेंगे तो डबल इंजन से कुछ फायदा नहीं हो रहा। डबल इंजन से तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, आप जहाँ कहीं डबल इंजन की सरकार है वहां देखिए लॉ एंड ऑर्डर क्या है? कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अगर उत्तर प्रदेश का आप वो दे रहे हैं एग्जांपल, तो वहाँ कह रहे हैं समुदाय विशेष को टारगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। जो बुलडोजर के बारे में बोला गया है, मैं आपको बताता हूँ। यूपी में अर्बन डेवलपमेंट एक्ट में एक प्रावधान है जहां पर आप कुछ भी गलत देखते हुए इमीडिएटली नोटिस देते हैं और घर को गिरा सकते हैं। ये एम्बिग्यूटी थी लॉ में, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक्शन लेती थी, एज पर लॉ लेती थी। जब वो एम्बिग्यूटी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों को बहुत एक्सप्लेनेशन दिया, एलोबरेट किया, और उसमें साफ साफ कहा गया कि अब इस तरह की चीजें, कुछ गाइडलाइंस दी कि इस गाइडलाइंस के थ्रू होगा, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें कही गई कि ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए भी कुछ चीजों में इमीडिएटली एक्शन ले सकती है। जहां पर आप इंक्रोचमेंट यहां पर करेंगे तो वहां पर भी नोटिस देके इमीडिएटली एक्शन ले सकती है। इस तरह की चीजें जो गाइडलाइंस फॉलो गई उसको फॉलो करते हुए अभी भी बुलडोजर चल रहा है, अभी भी कानपुर में चलाया गया है और सब पे चलाया जा रहा है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है सब पे चलाया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम किसी समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, वो सब पे चला है। आप चाहे तो उसकी आरटीआई की इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं। अब कोई स्पेसिफिक कहीं एक समुदाय ज्यादा संख्या में रहता है, वहां ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली वहां अगर तोड़फोड़ की जाएगी तो कहा जाएगा समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर इधर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो इधर हर समुदाय के लोग रहते हैं, तो कोई भी समुदाय का इंसान आ सकता है, तो आप बोलेंगे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैम क्या नाम है आपका? पूजा झा। मतदान हो गया आपका? जी जी हो गया। तो किस मुद्दे पे इस बार जो है मतदान किया? देखिए अभी हमें भ्रष्टाचार से फ्री होना है। जो यहाँ की सरकार है, केजरीवाल सरकार, जो कि अभी है भी नहीं अगर देखा जाए तो हमें उनसे मुक्ति चाहिए। जो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की, भारत की बात कर रहे थे, वो खुद इतने भ्रष्टाचारी निकले कि उन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए की टिकट फ्री देके उन्होंने वृद्धा पेंशन, उन्होंने राशन कार्ड, उन्होंने हमारा आयुष्मान कार्ड, सब कुछ रुकवा दिया। और आप क्या दे रहे हैं उसके बदले में? महिलाओं को केवल 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की टिकट। आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं और जनता इन 15 रुपए के लालच में आ जाएगी। आपने 5 लाख रुपए का इलाज बंद करवा दिया। आप राशन कार्ड जिसमें फ्री का 1 महीने का राशन आप आराम से खा सकते हैं, जिसमें खर्च नहीं निकलेगा, आपने वो बंद करवा दिया। आपने हमारा वृद्धा पेंशन बंद करवा दिया, जिसमें 2200-2500 रुपए अगर किसी वृद्ध को मिलता है और प्रत्येक घर में 1 ना 2 वृद्ध है, तो वो अपनी चीजों को वो 15 रुपए की टिकट्स नहीं ले सकते क्या उसमें से? चलिए मैं फिर भी एग्री करती हूँ, आप करें, लेकिन दोनों चीजों को साथ में पैरेलली स्टार्ट करें, तब हम माने कि आप में बहुत दम था। लेकिन यहाँ पे आप में कहीं पे भी दम नहीं लगा है। हमें जाइए, गटर जगह जगह आपको ऐसे दिखेगा, गंदा पानी, और वही हमारे नल के थ्रू भी आ रहा है। अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार, बेईमान से जो है शब्दों से नवाजा जा रहा है आम आदमी पार्टी के मुखिया को, लेकिन केजरीवाल जी हमेशा अपने आप को कट्टर ईमानदार का टैग लगाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कहती रही कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जो है केंद्र के दबाव में और सीबीआई, ईडी, इन सब चीजों को जो है इस्तेमाल करके केजरीवाल को दिल्ली में काम नहीं करने दिया गया। अगर भाई साहब उनको काम नहीं करने दिया गया, अगर पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो जेल की हवालात के हवा खा के क्यों आए हैं? क्यों बरी हुई कैदी हैं ये सब के सब? इनके 8 मंत्री, 15 विधायक, खुद सीएम, डिप्टी सीएम तक जेल के, जैसे इनका मंदिर मस्जिद हो चुका है, वो भगवान वहीं रहते हैं, मत्था टेकने सब पहुंच जाते हैं। आप कह रहे हैं कि संविधान झूठा है, संविधान आपको फंसा देता है। नहीं, आपने कुछ काम जरूर अवश्य ही गलत किया होगा, तभी वहां पे आप हुए। तो इसमें सबसे पहले ये दिख जाता है कि भ्रष्टाचारी तो ये फुल हैं। ये हमेशा रोते हैं
कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा, एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो मैं केजरीवाल जी, हमारे माननीय सीएम, पूर्व सीएम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको एलजी ने पिछले 10 सालों से आप देख चुके हैं, तो अगर काम नहीं करने दिया तो आपको कैसे लग रहा है इस 5 सालों में वो काम करने देगी? अगर आपको लग ही रहा है कि आपको पीएम काम नहीं करने देंगे, तो आप क्यों नहीं उनको ही दे देते हैं कि आप काम करिए? राष्ट्र में भी आप हैं और दिल्ली में भी आप हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है ना कि उनको पता है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग काम कर रहे होते तो सीएम पे इल्जाम नहीं लगाते। उनको पता है हम काम कर सकते हैं, तभी वो 5 साल आने की यहाँ पे सबसे भीख मांग रहे हैं। एक चीज आपने देखा होगा पूरे इलेक्शन में, इस बार जो है आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता, मतलब जैसे अतिशी जी हो गई और फिर केजरीवाल जी हो गए, बार बार निर्वाचन आयोग जाते रहे हैं और मतलब ये हमेशा उन्होंने ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि जैसे निष्पक्ष चुनाव को लेकर जो है बार बार चुनाव आयोग में जाकर उन्होंने दलीलें दी है कि मुझे डर लगता है कि इस बार भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। लेकिन कल शाम को जो है केजरीवाल जी ने कहा कि फिर से निर्वाचन आयोग से मिलकर उन्होंने वादा लिया है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। उनका कहने का मतलब है कि चुनाव में धांधली करके बीजेपी आ जाएगी। जी, अभी भी मैं एक वोटर लिस्ट दिखाऊंगी, हमारे 13 नंबर बूथ पे है वो। मैं अभी गई थी जब अपनी वोटर पर्ची ले रही थी, वहां पे 15 मुस्लिम वोटर्स हैं। मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बट 15 मुस्लिम वोटर्स हैं। वो पूरा घर बीजेपीएन है, क्योंकि उन्होंने मेरे को आके यहाँ पे बोला कि अरे दीदी देखो ये अभी तक काटा नहीं गया है, जबकि मैंने इसकी शिकायत भी की थी। वो यहाँ पे उस पे क्रॉस लगवा के गए हैं। वो 15 वोटर्स अचानक से कैसे ऐड हो गए, जो पिछले इलेक्शंस में नहीं थे? अचानक से वो कहाँ से पैदा हुए और इतने बड़े हो गए, 18 साल के हो गए कि वो वोट कर सकते हैं? तो धांधलेबाजी कौन कर रहा है ये उनको सोचना चाहिए। कभी भी बीजेपी की तरफ से कोई धांधलेबाजी नहीं रही है। इसकी श्योरिटी पूरी जनता यहाँ पे दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे 7 MP हमारे हैं। 7 MP आपके हैं। क्या लगता है आज तो मतदान हो ही रहा है, क्या रिजल्ट आने वाला है? रिजल्ट सिर्फ पड़पड़गंज में कमल ही कमल खिलने वाला है। बीजेपी आने वाली है, उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे जनता बहुत सीधी है, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई हैं। उनको समझ आ चुका है कि 15 रुपए के बदले हम अपनी जिंदगी यहाँ पे नहीं बर्बाद कर सकते। 5 सूत्रों की बात करके गए हैं ओझा जी। वो शिक्षा हो गया, दवाई हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया। शिक्षा तो वो कह रहे हैं कोचिंग सेंटर में हम फ्री पढ़ाएंगे, तो इतना हल्के में तो नहीं ले सकते ओझा जी को। जी, ओझा जी मेरे को समझ ही नहीं आया, जब क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री यहाँ पे थे, जो हमारे सिसोदिया जी हैं, जो क्रांति फैला के ऑलरेडी जा चुके हैं, जिन्होंने पता नहीं एक मंगलम के स्कूल को क्या रिनोवेट करवा दिया, सब जगह उसका प्रचार कर रहे हैं कि अरे यही स्कूल है जो है। जब वो इतना क्रांति फैला चुके हैं, उनको दूसरे शिक्षक की आवश्यकता कैसे पड़ गई? वो एक जगह शिक्षा फैला के दूसरी जगह गए हैं, इट मीन्स ओझा जी में कोई दम नहीं है। शिक्षक ला के आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाके देखिएगा वो मंगलम स्कूल, उसके अंदर एक स्विमिंग पूल इन्होंने बनाया है, जिस स्विमिंग पूल में वहीं के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है कि आप स्विम कर सकें। क्या स्विमिंग पूल अगर स्कूल में होता है वो किसके लिए होता है? छात्रों के लिए ना। आप लोगों को तो यही कह रहे हैं, हमने वहां के छात्रों के लिए वो स्विमिंग पूल बनवाया। बाहर से लोग आते हैं 300-300 रुपए, 500-500 रुपए लेके, उनको अलाउ किया जाता है कि आपको यहाँ पे स्विम कर सकते हैं। सिर्फ रिनोवेट करवा के, जिसमें उन्होंने 2 रुपए का खर्चा करके 20 लाख का हिसाब दिखाया है एक कमरे में खाली, कि ये हमने बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया। आप एक बार उसके अंदर जाके देखिएगा, साइंस के स्टूडेंट तक नहीं है। एक बार इंटरव्यू लीजिएगा, उधर जाइएगा, देखिएगा, टीचर्स से इंटरेक्शन कीजिएगा कि कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार हैं। जो फ्री की चीजें, जैसे महिलाओं को 2100 पहले देने के लिए केजरीवाल जी बोले थे, टिकट फ्री की दे ही रहे हैं, इसका असर पड़ेगा मतदाताओं को? देखिए, फ्री के चक्कर में ना अब कोई भी महिला नहीं है। महिला जागरूक है। जब से इन लोगों ने एक के साथ एक टेट्रा पैक फ्री दिया है, उनको पता चल गया है महिलाओं को कि केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। 15 रुपए की फ्री टिकट लेके कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जहां तक पानी की बात रही, तो वो फ्री पानी नहीं है, वो हमारे गटर का पानी है। और 200 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं, वो कहाँ पे है? उसका हिसाब दिखाइए। हर घर में यूनिट्स वैसे ही बढ़ के आ रहे हैं। हर घर में, प्रत्येक घर में आप देखिएगा 2100, 2500, 5000 हर लेवल के बिल आ रहे हैं, जहाँ पे AC तक नहीं है। आप सर्दियों में कैसे इतने बिल भेज सकते हैं? तो कोई भी फ्री का लालच अब कोई यहाँ पे कुछ नहीं, उनके छलावों में नहीं है, क्योंकि जनता की आंखें खुल गई है। हमारे यंगस्टर जो हैं, वो हमारा भविष्य है। आप टारगेट हमारे यंगस्टर को कर रहे हैं। आपने एज लिमिट कम कर दी थी, आपने दारू के ठेके खोले प्रत्येक जगह पे, और टेट्रा पैक एक के साथ एक फ्री दी। तो अगर हमारे यंगस्टर उसमें बर्बाद हो रहे हैं, हमारे टीनी उसमें बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर हमारा भविष्य कहाँ है? तो माताएं बहनें ये जागरूक हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सर, किस मुद्दे पे वोटिंग हो रहा है इस समय जो है पड़पड़गंज?
मुद्दे बहुत सारे हैं। केजरीवाल के पाप हैं, केजरीवाल की बुराइयां हैं, केजरीवाल के झूठ हैं, केजरीवाल के बहुत सारे कलंक हैं जो इस दिल्ली पर लगे हुए हैं। सबके खिलाफ वोटिंग है, जबरदस्त वोटिंग है। और अरविंद केजरीवाल एक अंधकार का नाम था जो अब दिल्ली वालों ने मिटाने का फैसला कर लिया है। मुझे लगता है कि दिल्ली के भविष्य को भारतीय जनता पार्टी ने सही ढंग से इस बार उठाया है, जहां लगभग 20 लाख ऐसे परिवार हैं, लैंड ओनर्स हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, जिनको रेगुलराइज करके हमने कम से कम 20 लाख परिवारों में व्यापारिक क्षमता, व्यावसायिक क्षमता और उनके लोन लेने की जो कैपेसिटी है उसके माध्यम से उनके जीवन को संवारने का, सुव्यवस्थित करने का, नई ऊंचाइयां छूने का एक प्रयास किया। बुजुर्गों की जहां तक पेंशन की बात थी, उसको बड़ी दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि बुजुर्गों को पेंशन देकर के उनके जीवन को भी वैसे ही सुरक्षित किया जाएगा जैसी आवश्यकता वो महसूस करते हैं। महिलाएं हो, विधवा हो, उन सब का ध्यान रखा गया। इसके साथ ही यमुना कॉरिडोर के विस्तृत निर्माण के साथ ही भारत के गौरवशाली इतिहास को अंकित करके यमुना में के तीर्थ को विकसित करके हमने भारत के भविष्य में वो परिवर्तन लाने का प्रयास कर दिया है जो कभी भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद किया जाए। एक सवाल है हमारे मन में, क्योंकि जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों के बीच में गए, राजनीतिक पार्टियां तो अपने अपने हिसाब से सवाल जवाब कर ही रही हैं, मुद्दे रख ही रहे हैं, लेकिन जो एकदम जो मतदाता हैं वो कहते हैं कि जो केजरीवाल जी पहले दे रहे थे फ्री की चीजें, उसी को बीजेपी भी कॉपी करके देने की बात कर रही है। तो भाई कहाँ से असर करे, वही सब चीजें ये नहीं, आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने उससे कहीं बेहतर ऑप्शंस जनता को दिए। फ्री बीज एक सिटिंग पार्टी अगर दे रही हो तो कोई हक नहीं है उसे कमेंट करने का दूसरी पार्टी पर। आप फ्री बीज दे रहे हैं तो बगल वाला क्यों नहीं देगा? आपका पैसा नहीं है, समाज का पैसा है। उसके साथ ही और क्या आपने दिया? सारी 6 रेवड़ियां बांट दी, 12 रेवड़ियां बांट दी, 16 रेवड़ियां बांट दी। अरविंद केजरीवाल जी, रेवड़ियों के शासन करने का ख्वाब देखा था क्या आपने? या मेहनत करके राज्य को, समाज को बदलने का? अगर आपने मेहनत से काम किया होता तो 8,500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए मिले, वो कहाँ लूटपाट के चले गए? किसने लूटा उसको? किसने, कहाँ गए वो 8,500 करोड़ रुपए? आपका दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, दिल्ली का वाटर गंदा है, लोग मर रहे हैं गंदा पानी पी करके। रेवड़ियों का की सरकार चलाने का इरादा जो अरविंद केजरीवाल का है, उसको जनता ने पूरी तरीके से पकड़ा और हर चीज में झूठ बोला इस व्यक्ति ने। केजरीवाल कल भी गए थे जो है इलेक्शन कमीशन के पास, और इस बार आपने देखा होगा पूरे चुनाव प्रचार में बार बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास जाती रही है, आरोप लगाती रही है कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी करते हैं, बीजेपी वाले दबंगई कर रहे हैं, कह रहे हैं वोट में भी, मतदान में भी। आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी गवर्नमेंट समझ चुकी है और इसी नाटक नौटंकी की वजह से जनता से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट समझ लेना, और ये जो गए होंगे इसी के पास, उसकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। तो अब आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से ज्यादा कुछ हैसियत है नहीं उसकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही दिल्ली में सरकार बनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वो सोचते हैं कि दिल्ली में सरकार बन जाएगी। दिल्ली के लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही हमारी गवर्नमेंट समझ ले, इससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं। बीजेपी वाले अमीरों की पार्टी है, अमीरों की राजनीति है, गरीबों की बात तो केजरीवाल करते हैं। समाज के आखिरी बच्चे का भविष्य को ध्यान में रखते भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, और उसका कोई भी कृत्य हो। जब कोरोना आया तो अरविंद केजरीवाल किसको बेड दे रहे थे और कौन सड़कों पर लेटा हुआ था, बता दें आप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ देश में, तो चाहे वो पहाड़ पे था, चाहे नदी में था व्यक्ति, चाहे जंगल में खड़ा था, हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों की सेवा की। उसने ये नहीं देखा कि नाम क्या है, गांव क्या है, जगह क्या, स्थान क्या है, पहाड़ है, खाड़ी है, रात है, दिन है, हर आखिरी परिवार के बच्चे तक, सदस्य तक पहुंच करके उसकी सेवा की। ये है भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी जो है उद्योगपतियों को दे देगी जमीन, झुग्गी झोपड़ियों वालों को जो है खदेड़ देगी, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को उखाड़ देगी, फेंक देगी। देश में आधे से ज्यादा सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। कहीं कोई झोपड़ी नहीं उखाड़ी गई, कहीं कोई व्यवस्था नहीं फैलाई गई, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति को जिनके पास छत नहीं थी, उनको छत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिनको भोजन की समस्या थी कोरोना काल में, संकट काल में, उसे भोजन पहुंचाने का काम किया।
जिनको दवाई की जरूरत थी उन्हें दवाई देने का काम किया। हर आखिरी बेटा भारत का बेटा बेटी है, उसका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान से कहीं ज्यादा पहले आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समाज को संवारने का, बेहतर कराने का हर संभव प्रयास करती है। किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये बात सबके मन में बिल्कुल स्पष्टता से, हम आखिरी व्यक्ति की सेवा, वैसे मोदी जी ने तो पग धोए श्रमिकों के, तो आखिरी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में जो है उसका मान सम्मान दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति के मान सम्मान के साथ खड़ा हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है।